नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन टॉप पर। मैं नरेंद्र। लेक्चर सीरीज़ की श्रृंखला हम चला रहे हैं पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के लिए। उसी श्रृंखला में वैचारिक आधार, संवैधानिक वैचारिक आधार को हम पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार हम बता चुके हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने आर्टिकल 19 के तहत जो भी प्रावधान थे, अपवाद, उसके मुख्य प्रावधान को डिस्कस किया। आज हम आर्टिकल 19 के आगे जो स्वतंत्रता के प्रावधान हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, मौलिक अधिकार 20, 21 और 22 को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि आर्टिकल 19 के तहत देश के अंदर भ्रमण का अधिकार प्रदान किया गया है एवं जब विदेश की यात्रा किया जाता है या उसके अधिकार की बात की जाती है तो आर्टिकल 21 के तहत आएगा, जिसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। इसमें क्या है, मोटे मोटे तौर पे अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है। मान लीजिए आप किसी अपराध में पाए गए हैं और आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उस अपराध में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है या पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई होती है, उससे सुरक्षा प्रदान किया गया है आम नागरिकों को। उसी को आर्टिकल 20 में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? यह अनुच्छेद भारत के नागरिक तथा विदेशी, ये ध्यान देना है, भारत के नागरिक और विदेशी दोनों व्यक्तियों को प्राप्त है। ये ध्यान दीजिएगा, जब हम आर्टिकल ये जब सारे खत्म करेंगे मौलिक अधिकार के, तो उसमें हमको लास्ट में एक आपको ब्रीफिंग देंगे कि कौन कौन से अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन कौन से अधिकार नागरिकों और विदेशी व्यक्तियों दोनों को प्राप्त हैं। तो फिलहाल ये देखें कि आर्टिकल जो 20 है उसमें अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो भारत के नागरिकों तथा विदेशी व्यक्तियों दोनों को दोषी करार जो व्यक्ति होते हैं या अभियुक्त जो होते हैं को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि नागरिक और विदेशी व्यक्ति दोनों को अगर दोषी करार दिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो उनको क्या होता है, अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में संविधान में 3 व्यवस्थाएं दी गई हैं। वो 3 व्यवस्थाएं कौन कौन सी दी गई हैं आर्टिकल 20 के तहत, वो हम देखते हैं। पहला जो दिया गया है वह है, कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि, यानी कि कोई एक्ट उसमें इनैक्ट हो चुका है, लागू है, और उस एक्ट का उल्लंघन न करे, तब तक किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक वह कृत्य करते समय, वह जो जिसके लिए अपराधी उसको माना गया है, वह कृत्य करते समय किसी ऐसे विधि का उल्लंघन न किया हो, तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक ऐसी विधि का उल्लंघन न किया हो। इसके अलावा दूसरा प्रावधान क्या है इसमें, एक में कि इसके अलावा यह व्यक्ति अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरोपित किए जाने वाले अपराधों से अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध करता है और उस अपराध में लिखा गया है कि उस विधि के तहत कि इस व्यक्ति को इस अपराध के लिए 2 साल की सज़ा दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि आप जो अपराध में लिखा गया है 2 साल की सज़ा देने की, उसको आप 3 साल कर दीजिए, ठीक, या उससे ज़्यादा उसको सज़ा दे दीजिए जितना उसने अपराध किया है। इसका मोटा यही है कि जो विधि के अधीन आरोपित किए जाने वाले अपराधों से अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा। जो विधि में लिखा गया है उतना ही उसको अपराध का दंड दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान क्या है, दोहरी क्षति नहीं। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो विधि में जो वर्णन है उस अपराध को एक से अधिक बार उसको नहीं दिया जाएगा, उसको दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक अपराध के लिए 2 बार दंडित या एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है सेम अपराध के लिए। तीसरा प्रावधान, किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सपोज दैट कोई व्यक्ति है अपराध कमिट करता है और उसका एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो पुलिस या किसी अन्य को यह अधिकार या शक्ति नहीं दी गई है कि उस व्यक्ति को जबरदस्ती मार पीट करके कबूल करवा लिया जाए कि हाँ तुमने अधिकारी ये अपराध जो किया है उसको एक्सेप्ट कर लो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम इसके विरुद्ध अपने खुद बोलो
कि तुमने ये अपराध एक्सेप्ट किया है, तो उसको खुद के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये तीसरा प्रावधान है इसका। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 20 के तहत प्राप्त अधिकार केवल आपराधिक कानूनों में ही प्राप्त है, ना कि सामान्य कानूनों में या सिविल कानूनों में। यानी कि जो फौजदारी स्तर के कानून होते हैं उसी में ये आपको अधिकार प्राप्त हैं। दीवानी मामलों में या सिविल मामलों में ऐसे अधिकार किसी भी कंडीशन में प्राप्त नहीं है आपको। तो ये था पूरा अनुच्छेद 20, जिसमें अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण नागरिकों और विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, मौलिक अधिकार है और इसकी काफ़ी विस्तृत व्याख्या समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। ये है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है ये देखेंगे। अनुच्छेद 21 में यह विहित है कि व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यहाँ आपको 2-3 टर्म्स याद रखने हैं, जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। मनमाने तरीके से, आर्बिट्रेरी तरीके से ऐसा कृत्य नहीं किया जा सकता है। इसी के संबंध में इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे और देखेंगे। इसी के संबंध में केस आया था 1978 में, उसको मेनका गांधी केस कहा जाता है। मेनका गांधी जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है बीजेपी सरकार में, उन्होंने ये केस लेके आई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो विदेश यात्रा पे जाना चाहती थी तो उनको इसके लिए रोका गया था। तो इसलिए केस काफ़ी फेमस हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एनालिसिस किया और एक नई तरीके से 21 को परिभाषित किया, उसके बारे में देखेंगे। मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की। विस्तृत है ये विस्तृत व्याख्या की, और क्या कहा इसको हम देखेंगे आगे। देखिए, मेनका गांधी केस के पहले क्या था प्रावधान। एक केस आया था गोपालन केस, इस गोपालन केस के नाम से जाना जाता है, 1950 में आया था। इस केस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध प्राप्त है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। मतलब 19 जो आर्टिकल 21 है उसमें जो सुरक्षा प्रदान की गई है नागरिकों को, गोपालन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये जो सुरक्षा प्रदान की गई है वह एग्जीक्यूटिव प्रोसेस यानी कि कार्यपालिकी आदेश या कार्यकारी जो बॉडीज होती हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई के संरक्षण में ही प्राप्त है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होगी, कार्यकारी प्रक्रिया होगी, उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया। विधानमंडलीय प्रक्रिया क्या है कि विधानमंडल या संसद कानून बनाकर जब किसी विधि को छीनती है तो क्या होगा, वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगी। मतलब अगर कानून बना करके आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जाता है तो चूंकि आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीना जा सकता है, तो ये विधानमंडल के विरुद्ध क्या है, नहीं प्राप्त है, कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध प्राप्त है, ऐसा गोपालन केस मामले में कहा गया। इसका कारण क्या था, हमने बताया आपको कि 21 में अभिव्यक्त किया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देखिए लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का जिक्र है, जो कि विधि की विधिवत प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से भिन्न है। अब इन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब लिखा गया है, कहा गया कि अगर कानून बनाने की प्रक्रिया सही है, मतलब अगर उसको विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है तो वो प्रक्रिया सही मानी, वो प्रक्रिया अगर फॉलो किया गया है तो कानून अपने आप में वैध है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सिर्फ यही नहीं देखा जाता है कि इस कानून को बनाया कैसे गया है, इसकी प्रक्रिया सही है कि नहीं, बल्कि यह भी देखा जाता है कि यह कानून जस्ट एंड फेयर है कि नहीं। जस्ट एंड फेयर का मतलब न्यायपूर्ण है कि नहीं। अपने आप में इसका जो सार है वो ऐसा तो नहीं है कि किसी कि व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके इसेंस को भी देखा जाता है, न सिर्फ प्रक्रिया को देखा जाता है। तो भारत के आर्टिकल जो 21 में जो दिया गया है उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जिक्र है, जो कि विधि की विधिवत प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से भिन्न है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1950 गोपालन केस में कहा कि यह मनमानी जो प्रक्रिया है, जो मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध प्राप्त है, न कि विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध। क्योंकि विधानमंडल प्रक्रिया जब आएगा तो वो तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हो जाएगा, और चूंकि आर्टिकल 21 में वर्णन है तो इसलिए ये विधानमंडल के विरुद्ध नहीं प्राप्त है। ये व्याख्या कब किया गौर सुप्रीम कोर्ट ने, गोपालन केस में किया। मेनका गांधी केस जब आया 1978 में तो सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस के निर्णय को क्या किया, पलट दिया पूरी तरीके से।
न्यायालय ने व्याख्या की और कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त सुरक्षा न केवल कार्यकारी प्रक्रिया पर ही उपलब्ध है बल्कि विधानमंडल की क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। मतलब प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हम आर्टिकल 21 के में जो वर्णन है उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो कानून बने हैं विधानमंडल के द्वारा, प्रोसीड्योर जो फॉलो किए गए हैं वो तो सही हो ही, उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये कानून जो बने हैं वो जस्ट एंड फेयर हैं कि नहीं है। यानी कि अब कार्यकारी प्रक्रिया के अलावा विधानमंडल, जो कि पहले नहीं था, विधानमंडल को भी शामिल अब कर लिया गया है। ये मेनका गांधी केस में सामने आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मेनका गांधी केस में? न्यायालय ने यह भी कहा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। यानी कि अगर विधानमंडल या संसद ने कोई कानून बनाया तो ठीक है, प्रक्रिया के माध्यम से तो कानून बन गया, लेकिन अगर वह कानून न्यायपूर्ण नहीं है तो उसके आधार पर उस कानून को क्या किया जा सकता है? नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। न्यायालय ने क्या कहा और क्या कहा? अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, के साथ साथ विधि की विधिवत प्रक्रिया भी अंतर्निहित है। अर्थात कानून बनाते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की विधिवत प्रक्रिया का भी अनुपालन किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये ध्यान देना आपको कि प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। बाकी कानून जितने भी वो बनाएगा संसद या विधानमंडल, वो प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये भी ध्यान देना आपको कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की थी, तो उसी को यहाँ पे आर्टिकल 21 को फॉलो किया जाता है, जबकि अमेरिका में इसको सारे कानूनों पर फॉलो किया जाता है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका है उसकी शक्ति न्यायिक पुनर्वलोकन में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा अधिक है। यही इसका मूल कारण है, जो कभी कभी क्वेश्चन भी इसका पूछता है। न्यायालय ने और क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा कि प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में ही नहीं बांधा गया है। मतलब अगर आप केवल जिंदा हैं, खा पी रहे हैं, तो यह स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान भी होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गरिमामय जीवन इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अन्य पहलू भी जुड़े हुए हैं जो एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भिन्न भिन्न मामलों में अनुच्छेद 21 में कई अधिकारों को और जोड़ता गया। और आप देखेंगे कि 19 अनुच्छेद 21 है, उसमें एक लंबी फहरिस्त है जो अनुच्छेद 21 को और महत्वपूर्ण बना देती है और एक व्यक्ति को गरिमामय जीवन प्रदान करती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण देख लेते कौन कौन सी है। जैसे निजता का अधिकार, अभी आप देखेंगे जल्दी निर्णय आया था पुत्तुस्वामी केस में, निजता के अधिकार को मौलिक जीवन का अधिकार माना गया है। स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य हो व्यक्ति का, ये भी उसका जीवन का अधिकार है। 14 वर्ष की उम्र तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये आपको पता है कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। मौलिक अधिकार को क्या किया गया? निःशुल्क और अनिवार्य बनाया गया। त्वरित सुनवाई का, यदि कोई मुकदमा आपके खिलाफ किया गया है तो त्वरित सुनवाई का अधिकार भी एक आपका जीवन का अधिकार होगा। हालांकि इसको अमल में बहुत कम ही लाया जाता है, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। देर में फांसी के विरुद्ध अधिकार है। अगर व्यक्ति को मान लीजिए फांसी की सज़ा हो चुकी है और वो फांसी की सज़ा पे एग्जीक्यूट होने से पहले 7-8 साल से जेल में है, उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, तो उसके फांसी के सज़ा के में जो विलंब हो रहा है वो भी उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए आर्टिकल 21 उसको ये अधिकार देता है कि इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। शयन का अधिकार, मतलब सोने का भी अधिकार इसी में समाहित है। इसके अलावा विद्युत का अधिकार, जैसे बिजली कनेक्शन लेना, उसका उपभोग करना भी सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा बहुत सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर, जैसे शुद्ध हवा का, प्रदूषण रहित जीवन का इत्यादि जैसे मसलों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में समय समय पर इसमें जोड़ा और इसको काफ़ी विस्तृत स्थान दिया है मौलिक अधिकार में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट मौलिक अधिकार हमारा हमने अभी जिक्र किया था, और ये है क्या है? अनुच्छेद 21A इसका नाम है। और ये अनुच्छेद 21 को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के मूल अधिकार में क्या हुआ? जोड़ा गया और इसको मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। पहले ये नहीं था, इसको जोड़ा गया बाद में। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कौन कराएगा? राज्य कराएगा। यह अधिकार केवल आवश्यक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत है, ना कि
उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए। ये नहीं कि आप प्राथमिक शिक्षा के बाद भी आप कहिए हमको बीटेक करा दीजिए, बीए करा दीजिए, एमएससी बीएससी करा दीजिए, क्योंकि सिर्फ ये बेसिक शिक्षा के लिए उपलब्ध है। आपको 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो ये आर्टिकल 21 से है, जिसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। इसी अधिनियम को इनैक्ट करने के लिए, प्रभाव में लाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए संसद ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया। और इस अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था की कि 14 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। तो ये महत्वपूर्ण एक एक्ट है जिसको संसद ने 21A को लागू करने के लिए इसको लागू बनाया था, और ये अभी भी चल रहा है। ये पूरा 21 से है। अब देखते हैं 22 में क्या है। 22 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। 22 का जो मौलिक अधिकार है, इसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसको पूरा समझने के लिए 2 कंसेप्ट है, उसको देखते हैं। देखिए, भारत में सामान्यतः हिरासत क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हिरासत है? एक दंड विषयक हिरासत और दूसरा निवारक हिरासत। अब एक एक करके दोनों को समझते हैं, फिर 22 को इसका डिस्कशन करेंगे। तो दंड विषयक हिरासत को देखते हैं। दंड विषयक हिरासत तब लागू होता है जब व्यक्ति के ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है एवं अदालत ने उसे दोषी मान लिया है। जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है और अदालत में 4-5 साल के बाद 4-5 साल तक आपके इस पर ट्रायल हुआ, और ट्रायल में पाया गया कि आप दोषी हैं और दोषी सिद्ध कर दिया किसने? अदालत ने। तो क्या होगा? दंड विषयक हिरासत तब लागू होता है। ठीक, दंड विषयक हिरासत तब लागू होता है और व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि सजा करने के बाद अपराधी घोषित हो जाए, आप सुप्रीम कोर्ट ने आपको अपराधी या किसी भी कोर्ट ने आपको अपराधी घोषित कर दिया है, तो ये हो गया आपका दंड विषयक हिरासत। आपको फिर जेल में बंद किया जाएगा, जो भी आपकी सजा है उसको भुगतना पड़ेगा। दूसरे प्रकार की जो हिरासत है वो क्या है? वह है निवारक हिरासत। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के व्यक्ति को अदालत में दोषी ठहराया जाए। यानी कि आपको गिरफ्तार किया जाए, डिटेन कर लिया जाए और कहा जाए कि यह व्यक्ति ये कृत्य में लिप्त है और इसलिए ये दोषी है। आशय इसका यह होता है कि उस व्यक्ति से यह आशंका होती है कि यह भविष्य में कोई अपराध कर सकता है या भविष्य में कोई ऐसा कृत्य कर सकता है जो सार्वजनिक ऑर्डर या किसी तरीके का डिसऑर्डर पैदा कर सकता है समाज में। तो आशंका के आधार पर जब किसी को गिरफ्तार करके दोषी ठहराया जाता है पहले ही बिना ट्रायल के, तो वो निवारक हिरासत होती है। और दंड विषयक हिरासत ट्रायल के बाद जब आप दोषी सिद्ध हो जाते हैं या कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध हो जाता है, तब वो हिरासत दंड हिरासत होती है। ठीक, अनुच्छेद 22 में अब देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 22 में 2 भाग हैं। पहला साधारण कानूनी मामले के संबंध में और दूसरा निवारक हिरासत मामले के संबंध में। साधारण कानूनी मामले हमने देख लिया और निवारक हिरासत भी देख लिया क्या होता है। देखिए, साधारण कानूनी मामले के संबंध में गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। मान लीजिए आपको साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। ठीक, आपने कोई अपराध किया छोटा सा जो साधारण कानून के तहत अपराध है, तो आपको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद आपको निम्न अधिकार प्रदान किए जाएंगे। वो अधिकार कौन कौन से हैं? वो आर्टिकल 22 में लिखा गया है। कौन कौन से हैं? पहला अधिकार आपका क्या है कि अधिकार के आधार की सूचना प्राप्त करना, यानी कि हमको किस आधार पे और किस कानून के उल्लंघन में हमको गिरफ्तार किया गया है, इसका अधिकार आपको मिलेगा। विधि व्यवसायी या वकील से परामर्श करने का अधिकार आपको दिया जाएगा कि आप अपने मनपसंद वकील से परामर्श करें और उससे राय लें कि अब क्या करना है। तीसरा अधिकार मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में, जिसमें यात्रा का समय भी क्या है? इंक्लूड है, पेश होने का अधिकार है। यानी कि अगर कोई आपको हिरासत में लेता है, पुलिस या न्यायाधिकारी कोई हिरासत में लेता है, तो वो और हिरासत जो है वो साधारण कानून के तहत हुई है, तो आपको वह 24 घंटे के भीतर, जिसमें यात्रा का समय भी इंक्लूड है, वो मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करेगा। और दंडाधिकारी यदि निरोध के समय को नहीं बढ़ाता है, कहता है कि ठीक है इनकी गिरफ्तारी गलत है, तो क्या होगा? आपको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर दंडाधिकारी पाता है कि हाँ आपने किसी कानून का उल्लंघन किया है, इस आधार पर आपका गिरफ्तारी सही है, तो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। तो ये हो गया आपका साधारण कानून के मामले में आपको दिए जाने वाले अधिकार। ये ध्यान देना है, यह अधिकार जो है विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। यह सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। किसी विदेशी व्यक्ति या निवारक प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट जो होता है उसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अब देखते हैं, ये तो साधारण कानूनी मामला हो गया। अब देखते हैं निवारक हिरासत संबंधी मामले में कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं।
दूसरा भाग है, यह उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, हिरासत वाला, निवारक हिरासत वाला, जिनकी गिरफ्तारी निवारक हिरासत कानून के तहत होती है। इसमें क्या क्या है, व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा क्या है नहीं बढ़ाई जा सकती है। ये आपको 22 में दिया गया, अनुच्छेद 22 में आपका अधिकार है कि अगर आपको प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, तो आपको 3 माह से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, रखा नहीं जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता है। अगर 3 माह से ज़्यादा आपको गिरफ्तारी में रखना है या डिटेन करके रखना है, तब किसी सलाहकारी बोर्ड के सामने आपको पेश किया जाएगा और उसका उचित कारण बताया जाएगा, तभी उसको बढ़ाया जाएगा। अगर उचित कारण नहीं है तो क्या होगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको रिहा कर दिया जाएगा। और ये जो सलाहकारी बोर्ड होता है, ये आपको ध्यान देना है, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, सामान्य न्यायाधीश नहीं होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं सलाहकारी बोर्ड में। निरोध के आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया ये बताना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक हितों के विरुद्ध अगर ऐसा बताना जरूरी नहीं है, यानी कि इसको बताने से सार्वजनिक आदेश जो व्यवस्था है वो बाधित हो सकती है, तो ऐसा बताना जाना जरूरी नहीं है। तो सामान्यतः ये आपको अधिकार है कि आप निरोध के आधार को जाने कि क्यों आपको डिटेन किया गया है, लेकिन सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। निरोध किए गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध क्या हुआ, अपने प्रतिवेदन करे, यानी कि उसको डिटेन जो किया गया तो उसके विरुद्ध जो भी उसकी दलील है वो उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। ठीक, अब देखते हैं कि साधारण कानून तो आप जानते हैं, छोटे मोटे मामले जो आप अपराध करते हैं उसके तहत आप गिरफ्तार हो जा सकते हैं। लेकिन कौन कौन से ऐसे फेमस निवारक निरोधक कानून रहे हैं जो भारतीय राजनीतिक इतिहास में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। सबसे पहला जो एक्ट काफ़ी चर्चा में माना जाता है वो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, या जिसको मीसा कहा जाता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको मीसा एक्ट इसका फुल फॉर्म है। ये जब इमरजेंसी लागू हुई थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, तब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। बाद में जब इमरजेंसी समाप्त हुई तो 1978 में जनता पार्टी सरकार ने इस मीसा कानून को समाप्त कर दिया था। एक अन्य है डिटेंशन कानून, जिसे आप विदेशी मुद्रा से संबंध में कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं तो विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम 1974 भी एक निवारक निरोधक कानून है, डिटेंशन एक्ट है। इसको शॉर्ट में कोफे पोसा भी बोला जाता है, ये अभी भी अस्तित्व में बना हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए, जिसको आप बार बार सुनते हैं, 1980 में बनाया गया था। इसके तहत भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अगर किसी को लिप्त पाया जाता है तो उसके तहत जब गिरफ्तार किया जाएगा तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत और उसको डिटेन किया जाएगा। तो ये भी एक प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट है। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे यूपी कोका हो गया, अभी बना है, महाराष्ट्र कोका हो गया, ऐसे हर जगह राज्यों में अपना एक प्रिवेंशन कानून बना रखा है। तो इस कानून के तहत भी अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो भी उसको निवारक निरोधक कानून के तहत ही गिरफ्तारी मानी जाएगी। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। आपका स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वो पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम चर्चा करेंगे वो 23, 24, 25 या जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बालकों को जो अधिकार मिले हुए हैं उसकी डिस्कस करेंगे, और धर्म के संबंधी जो अधिकार दिए हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।